साथ इस वक्त हैं पाकिस्तान के बड़े ही होनहार सियासतदान, उभरते हुए सियासतदान और इससे पहले वजीर खारजा बने पीटीएम हुकूमत में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी। बिलावल साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सब जगह बात हो रही है आपकी और जरदारी साहब की और आपकी जमात की कामयाबी की, और आप फिर लाहौर भी गए, कुछ इब्तदा में ही मुलाकातें भी हो गई। तो क्या फैसले किए जा रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से? क्या होगा, किसकी हुकूमत बनेगी? आप शामिल होंगे उस हुकूमत में? अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान के अवाम का शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरीके से हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंपेन के दौरान और इलेक्शन डे पे जिस तादाद में जैसे पाकिस्तान के अवाम निकले, अपने वोट का इस्तेमाल किया, और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस इलेक्शन में जो कामयाबी है उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स को, वोटर्स को, सबको मुबारकबाद भी देता हूँ, उनका शुक्रगुजार भी हूँ। और अभी तक जो नताइज आए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो चारों सूबों में हमारा नुमाइंदगी मौजूद है, और मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बाकी कामयाबियाँ अपनी जगह ये सबसे बड़ी कामयाबी है कि मैं आज कह सकता हूँ कि चारों सूबों की जंजीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। जहाँ तक जो सवाल आपने की, अभी तक तो मेरे ख्याल में पूरा रिजल्ट्स भी सामने नहीं आए हैं। हमें ना पूरा गिनती पता है और ना इंडिपेंडेंस ने अपने फैसले सुनाए हैं कि वो क्या फैसले करने जा रहे हैं। तो बहुत कबल वक्त होगा कि मैं आपको बताऊं कौन हुकूमत कहाँ बना रहा है। मैं इतना बता सकता हूँ कि ना बलूचिस्तान में, ना पंजाब में, ना वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बनता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस इलेक्शन में एक मंशूर और एक सोच के मुताबिक इलेक्शन लड़ा, एक नया सोच के मुताबिक एक इलेक्शन लड़ा। मैंने अपने पाकिस्तान के अवाम को कहा कि मैं नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करना चाहता हूँ। मैं पुराना सियासत नहीं कर सकता। मैं इस मुल्क में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसको कम करते हुए, वो बहुत ज़रूरी है ताकि हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर आए। तो अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन ना नून लीग के साथ, ना पीटीआई के साथ, ना किसी और जमात से हुआ है। हम इस चीज के इंतजार में हैं कि पहले हमारा पूरा जो गिनती है वो सामने आ जाए। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, वहां तो ये फैसला किया गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे नामजद किया था वज़ीर आज़म के पार्टी का नुमाइंदा के हैसियत से। अगर हमने वो फैसला तब्दील करना है तो एक बार फिर मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को बुला के हम सब मिलके कंसेंसस के साथ ये फैसला करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे आगे बढ़ती है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मफाद में ये है कि हम पॉलिटिकल कंसेंसस बनाने की कोशिश करें, और इस इलेक्शन के जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब जो आगे इस रास्ते पे हमें सफर करना है उसके नतीजे में पाकिस्तान के अवाम के लिए वी वुड लाइक टू bring about some positive change। मैं समझता हूँ कि अगर एक इस किस्म की political instability या political toxicity जो पैदा हुआ है, इसको एड्रेस किए बगैर अगर हुकूमत जिसका भी बनता है वो हुकूमत अवाम के मसाइल के हल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सुहेल बड़ाइच जी। बिलावल साहब, मैं सुहेल बड़ाइच बोल रहा हूँ। मैं आपसे वालेकुम बिलावल साहब, पहले तो कामयाबी की बहुत मुबारक हो, और माशाल्लाह जिस तरह से आप जुर्रत इजहार भी है, आप में बड़ा टैलेंट भी है, आप और आपके पीछे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और बिलावल भुट्टो की शख्सियात भी हैं। अब फ़र्ज़ करें, एक आपसे बात ये पूछना चाहते हैं कि अगर आप हुकूमत में जाते हैं किसी भी तरह एज ए पार्टनर या लीडिंग
कोलेशन में लीड भी करते हैं। तो हमारी SIFC फैसला कर चुकी है कि जो बड़े अदारे हैं जो रिडंडेंट हैं उनको प्राइवेटाइज़ करना है, और पीपल्स पार्टी के मंशूर में वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। तो रिकनसाइल कैसे होगा आपकी मुआशी पॉलिसियों का और जो SIFC पहले से फैसले कर चुकी है उनका आपस में? जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर की बात है, तो हमने एक मंशूर पे इलेक्शन लड़ा और उस मंशूर पे हम कोशिश तो करेंगे कि हम अमल दरामद करें। हमने अपना तो मैं अपने तौर पे अकेला तो हुकूमत नहीं बना सकूंगा, तो मैं हर अपना जो पॉलिसी उस पर शायद अमल दरामद ना कर सकूं। जहाँ तक मुआशी सवालात है उस पर मैं समझता हूँ कि बहुत ऐसे इक़दाम हमें करना चाहिए जिससे हम पाकिस्तान को एक इकोनॉमिकली एक प्रॉस्परस और ताकतवर कंट्री बनाए। उसमें ज़रूर हमें हमारा SOEs जो है उसको रिफॉर्म करना चाहिए। हम अपने जो भी हुकूमत बनेगा, हम और अपने जो इत्तेहादियों हम समेत साथ मिलके सर जोड़ेंगे, और अगर हम सब मिलके ये फैसला करेंगे प्राइवेटाइजेशन ही वो हल है, तो फिर प्राइवेटाइजेशन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। अगर मैं अपने इत्तेहादियों को कायल कर सकता हूँ कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमने हुकूमत सिंध में, आप मुझे बताएं पिछले 10 साल में कितने प्राइवेटाइजेशन के स्कीम्स सक्सेसफुल रहे हैं और कितने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के स्कीम्स सक्सेसफुल रहे हैं। सूबे सिंध में क्या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे हो, सड़कें से लेके ब्रिजेस तक हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में की हैं। हमने हॉस्पिटल्स और स्कूल्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में की हैं। हमने थर्ड कोल का माइनिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में की है। वो तो लोग कहते थे कि नामुमकिन था, हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू उसको मुमकिन करवाया। तो मेरा ख्याल में मेरे पास अपना ज़ाती जो एक्सपीरियंस है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, मैं पाकिस्तान के अवाम से, अपने इत्तेहादियों से ये कह सकूंगा कि मैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे डिलीवर कर सकता हूँ। अब मैं ना SIFC का कभी मेंबर रहा है, मुझे नहीं मालूम है इस पर कितना काम हुआ है, कितना इंटरेस्ट हुआ है, क्या कोई एग्रीमेंट हो चुका है, नहीं हो चुका है। अगर कोई एग्रीमेंट हो गया है तो उस एग्रीमेंट के मुताबिक चलने पड़ेंगे। मेरा नहीं ख्याल ये इसमें कोई मुश्किलात का सामना होगा। जो भी मुआशी पॉलिसीज है वो कंसेंसस के थ्रू हमें बनाना पड़ेगा। मेरा अपना जो मौक़िफ़ था इलेक्शन कैंपेन में फिस्कल स्पेस बनाने के लिए, जहाँ तक एलीट सब्सिडीज है या डेवोल्यूशन है, मैं उन बातों पे कायम हूँ, और अगर मुमकिन हो मैं चाहूँगा कि जितना मैं अपना मंशूर पे अमल दरामद करूँ वो करना चाहूँगा। ठीक है बिलावल भुट्टो साहब, हमारी नशियात में मज़हर अब्बास साहब, महमूद सरफराज साहबा, सलीम साफ़ी भी मौजूद हैं, वो भी आपसे सवाल करना चाहेंगे। इस वक्त हम एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि एक तो मुलाकात आपकी कैसी रही गुज़श्ता शाम, अगर शहबाज शरीफ साहब से हुई थी आपकी और आसिफ जरदारी साहब की, और क्या तय है आपकी मुलाकात मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब से भी? मैं तो आई एम इन नो पोजीशन टू कंफर्म एनी सच मीटिंग। जैसे मैंने आपको कहा, अब तो बहुत ही कबल वक्त है, हम अभी तक इंतजार में हैं कि अपने पूरे नेशनल असेंबली के जो पार्टी सिंबल्स पे जो जीते वो सामने आए, जो पूरा इंडिपेंडेंस है, मतलब इलेक्शन के फाइनल रिजल्ट, और फिर जो इंडिपेंडेंस है वो क्या फैसले करते हैं उस पर भी पूरा मुल्क का नजर है। तो हम जब रिजल्ट हमारे सामने होंगे तो हम इस पोजीशन में हो सकेंगे कि हम बाकी सियासी जमातें, चाहे वो मुस्लिम लीग हो या ये PTI का ग्रुप हो या इंडिपेंडेंस हो या बाकी सियासी जमातें, उनसे इंगेज करने के पोजीशन में तब इसमें होगा जब मैं अपना पूरा गिनती जानता हूँ। बिलावल साहब, मज़हर अब्बास, ये बताएं कि एक तो आपने बहुत बोल्ड डिसीजन किया जब आपने लाहौर से इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया, और ज़ाहिर है पॉलिटिकली पीपल्स पार्टी को बहुत ज़रूरत है पंजाब में कम बैक करने की। ये एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? फिर ये कि ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन आपने ये पोजीशन ली थी कि शायद PMLN के साथ आगे चलना बहुत मुश्किल नज़र आता है। इलेक्शन के बाद अगर ये इत्तेहाद बनता है तो पीपल्स पार्टी को सियासी तौर पर पंजाब में कितना नुकसान हो सकता है? दूसरे ये कि पीपल्स पार्टी की हमेशा से स्ट्रेंथ जो रही है
वो स्टूडेंट, ट्रेड यूनियंस और इसमें रही है। अब प्रोविंशियल सब्जेक्ट हैं ये सारे। स्टूडेंट यूनियंस के इलेक्शन सिंध में नहीं कराए गए, ट्रेड यूनियन सिंध में बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, और ये आपकी स्ट्रेंथ रही हैं, लोकल बॉडीज़ आपकी स्ट्रेंथ रही है नर्सरी। तो सिंध में तो आपकी कंफर्टेबल पोजीशन है। तो इन दो एरियाज़ में आप किस तरह देखेंगे इन दो एरियाज़ को? आपको बहुत शुक्रिया मजहर साहब। जहाँ तक लाहौर की बात है, रात तक तो हम जीत रहे थे और काफ़ी मार्जिन से जीत रहे थे। एक्चुअली मैं आपके चैनल तो नहीं तो किसी और चैनल पे देख रहा था। सुबह उठा तो हम मार रहे थे। आजकल हम जो पर्ची बनाते हैं ना इलेक्शंस के लिए अपने वोटर्स के लिए, कि जो हमारे पास आते हैं तो हम उनको अपना पोलिंग स्टेशन जो कहते हैं कि हम आपको वोट दे रहे हैं, तो उसका अब एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया। अब मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं। उस मोबाइल एप्लीकेशन के मुताबिक इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विसेज बंद होने से पहले मेरे जो वर्कर्स हैं, मेरे जो इलेक्शन लड़ने वाले, कैंपेन चलाने वाले हैं, उन्होंने उस ऐप के थ्रू 61,000 वोटर्स उस हल्का से उनका एंट्री दिलवाया था और उनको पर्चियां दिलवाए थे। अब बाकी तो हम नहीं ही सके जहां तक इलेक्शन की हतमी रिजल्ट है, मगर मैं मायूस तो बिल्कुल नहीं हूं। मैं इस इलेक्शन से मुझे नजर आया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पोटेंशियल क्या है, और बहुत ही कम तैयारी के साथ, तकरीबन लिटरली आप समझे 1+ महीना का कैंपेन का जो हमें रिस्पांस मिला लाहौर से, मेरा ख्याल में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल जहाँ तक पंजाब की सियासत है वो बहुत ही रोशन है। और मैंने पहले भी कहा कि इस वक्त पंजाब का वजीर आला जहाँ तक अभी तक गिनती है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट्स लिए बगैर अपने आप को मुंतखब नहीं करवा सकेंगे। आपने फिर स्टूडेंट यूनियंस और ट्रेड यूनियंस की जो बात की, स्टूडेंट यूनियंस का बहाली के लिए हमने पिछले दौर पे कानून साजी भी की, और उस कानून में एक स्टिक था कि जो इदारे हैं वो उन स्टूडेंट यूनियंस के लिए एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट या रूल्स तय करेंगे और उसके मुताबिक होंगे। और अफसोस के साथ उस कानून पास होने के बावजूद हम इस पे अमल दरामद नहीं हो सका। वजह बहुत ज्यादा हैं। मजहर अब्बास साहब जानते होंगे कि अभी तक क्यों नहीं हुआ। मैं समझता हूं, कल भी समझता था, आज भी समझता हूं कि होना चाहिए। जहां तक ट्रेड यूनियंस की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने सबसे पहले डेवोल्यूशन के बाद अपना नया लेबर ट्राईपार्टाइट लेबर पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया, जिस बेनजीर मजदूर कार्ड में वफाकी सतह पे जिसका मैं जिक्र कर रहा था, हमने सिंध पे वो मंसूबा तो शुरू कर लिया है। अब इंतजार इसका है कि अगर EBOI का डेवोल्यूशन हो जाता है जैसे 18वीं तरमीम के मुताबिक होना चाहिए, तो सूबाई हुकूमत अपने लेबर के डिपार्टमेंट के थ्रू ना सिर्फ लेबर यूनियंस को मगर जो हमारे मजदूर हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सहूलतें फराहम कर सकेंगे। हमने जो मजदूर कार्ड सिंध में है इसका दायरा एक्सपैंड किया है ताकि अब ना सिर्फ वो मजदूर जो कोई सनतें में काम करे या प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में काम करे, मगर जो भी कोई सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो, कोई किसी का घर पे काम करे, कोई किसी दुकान पे काम करे, वो सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा मजदूर कार्ड पे, और वो फिर वो तमाम बेनिफिट्स ले सकते हैं जो बाकी मजदूरों का। ये बात सही है कि आप नताइज का मुकम्मल होने का इंतजार करना चाहते हैं, लेकिन जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, या चाहे वो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं, उसके अलावा उनसे पीपल्स पार्टी राब्ता कर रही है क्या? बैरिस्टर गौहर साहब से राब्ता है आपकी जमात में से किसी शख्सियत के जरिए से? जहां तक बैरिस्टर गौहर साहब है, नहीं, अभी तक जैसे मैंने कहा हम अपना गिनती के इंतजार में है कि हमारा गिनती मुकम्मल हो जाए। जो आजाद उम्मीदवार है कुछ उनमें से जरूर हमसे राब्ते में है, लेकिन जहां तक PTI का ब्लॉक है उनमें से किसी ने अभी तक हमसे राब्ता हमने नहीं किया। ठीक है। अच्छा, सिंध असेंबली में तो जो हदफ है हुकूमत बनाने के लिए उससे कई ज़्यादा नशिस्तें आपके पास है, 84 से ज़्यादा नशिस्तें सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी ने जीती हैं, तो उसके लिए कुछ फैसला साजी शुरू हो गई है। वज़ीर आला क्या सिंध से होंगे या कराची से भी हो सकता है वज़ीर आला सिंध इस मरतबा?
हम अभी जो है वो ये इलेक्शन रिजल्ट्स मुकम्मल होने के इंतजार कर रहे हैं और इसलिए सिंध तो कंपटीशन में नहीं है, मगर पंजाब और वफाक कंपटीशन में है, बल्कि पीपल्स पार्टी के बगैर ना बलूचिस्तान में, ना पंजाब में, ना वफाक में हम कोई हुकूमत बना सकते। तो हमारा अगले चंद दिनों के लिए मेरा ख्याल में पूरा तवज्जो यहाँ होगा, यहाँ हुकूमतें बना के हम वापस जाएंगे। पहली मरतबा इस वक्त जो पहली मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो बलूचिस्तान में एक मजबूत हुकूमत बना सकती है। बलूचिस्तान इज़ अ वेरी सेंसिटिव प्रोविंस। क्या प्रायोरिटीज़ हैं, अगर आपकी जिस तरह लग रहा है कि आपकी हुकूमत शायद बलूचिस्तान में बन जाए, तो बलूचिस्तान के इशू को आप किस तरीके से एड्रेस करेंगे? जहाँ तक बलूचिस्तान की हुकूमत की बात है, वहाँ भी हम सबको मिलके कोशिश करना पड़ेगा कि हुकूमत बनाए, और फिर अगर वो हुकूमत बनता है तो मेरा सबसे पहले प्रायोरिटी वो होगा कि कुछ जो कामयाब मंसूबे मैंने सिंध में डिलीवर किए हैं वो मैं बलूचिस्तान के अवाम को डिलीवर करना चाहूँगा जितना जल्दी। मेरा कोशिश होगा कि 6 महीने के अंदर मैं क्वेटा में ये मेरा NICBD का यूनिट खुलवा दो। मैं चाहूँगा कि बलूचिस्तान के अवाम को हम डिलीवर करने के इस तरीके से डिलीवर करने की कोशिश करें ताकि वो महसूस करे कि इनका स्टेक हो, इनका स्टेक इस रियासत में, इस हुकूमत में, इस मीशत में। तो हमारा डेवलपमेंट एजेंडा काफ़ी ह्यूमन सेंट्रिक होगा एज अपोज टू माजी का जिस तरीके से। बाकी अमन कायम करने के लिए रेकन्सिलिएशन की जरूरत है बलूचिस्तान के अंदर, उस पर हम पूरा जोर करेंगे। दहशतगर्दी का मुकाबला करने पे हमारा स्टैंड है वो आप सबके सामने है, बट उस पर भी कंसेंसस होना पड़ेगा। जितना हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल टेम्परेचर्स को नीचे लेकर आ सकते हैं और वो माहौल, उसमें माहौल पैदा कर सकते हैं, उतना ही हम डिलीवर कर सकेंगे अवाम के लिए। बिलावल साहब, मैं सलीम साफ़ी अर्ज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको सिंध और बलूचिस्तान में कामयाबी और बाकी सूबों में अपने वजूद को एक बार फिर इंश्योर कराने पे मुबारकबाद। और सवाल मेरा ये है कि ये अभी तनहा कोई पार्टी भी हुकूमत नहीं बन सकती, तो हुकूमत साजी के लिए आपकी प्रायोरिटी PMLN है या कि PTI है? मेरा प्रायोरिटी पाकिस्तान के अवाम है और मैं चाहूँगा कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हम ऐसे मिलके कंसेंसस का हुकूमत बनाए जिससे इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम है। जी, अस्सलाम वालेकुम बिलावल साहब, मैं अमल बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम अहमद। अच्छा, पहले तो खैर मुबारकबाद सुहेल साहब, साफ़ी साहब, कंग्रेचुलेशंस ऑन रिजॉर्विंग सक्सेस इन सिंध। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि इतनी पोलराइजेशन है हमारे पॉलिटिकली भी, सोसाइटी के अंदर भी, डू यू थिंक देयर शुड बी अ न्यू चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बिटवीन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़? और अगर ऐसा हो सकता है तो क्या आप PTI को दावत देंगे? मुझे पता है कि चार्टर ऑफ इकॉनमी पे तो शहबाज शरीफ साहब ने भी उनको कहा था, लेकिन खान साहब माने नहीं थे। डू यू थिंक कि आप कन्विंस कर सकते हैं PTI को एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करने पे, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज अपनी रेड लाइंस और अपने रूल्स ऑफ द गेम खुद तय करें, एंड स्पेशली थ्रू द पार्लियामेंट्री फोरम? जहाँ तक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, इवन अगर हम पूरी तरीके से एक फुल फ्लेज नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं बना सकते, कम से कम हमें एक ऐसा कोड ऑफ कॉन्डक्ट अपनाना चाहिए जिससे पाकिस्तान में हम इस पुराना तर्क सियासत को छोड़ के एक ऐसा निज़ाम पैदा कर सके। मेरा कोशिश यही होगा कि अगर हम इसमें हम कामयाब हुए कि एक ऐसा माहौल हो जहाँ सियासत जो है वो सियासत के दायरा में रहे, हम सियासी इख्तिलाफात को ज़ाती दुश्मनी में ना लेके जाए, कि हम सियासतदान एक दूसरे का इज्जत करना शुरू कर दें। अगर ये बेसिक फंडामेंटल्स हम एग्री कर सकते हैं तो कोई देयर इज नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन स्टॉप पाकिस्तान प्रोग्रेस।
बहुत शुक्रिया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जियो न्यूज़ बहुत की शुक्रिया। इस नशरियात में बात करने के लिए। तफसीली उन्होंने सवालात के जवाब दिए। इस पर मौक़िफ़ जब हमने जानने की कोशिश की कि सियासी हिकमत अमल और इंतखाबी सियासत के बाद हुकूमत बनाने के लिए जो ताउन दरकार है उस पर क्या फ़ैसले हुए, तो उन्होंने कहा कि ये कबल अज़ वक्त होगा।